Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today we will talk about the 5th marathon general science MCQ questions। यहाँ पर थोड़े से 4-5 क्वेश्चंस मैंने आपकी 9th और 10th की भी रख दिए हैं जो मैंने अपने मैराथन क्लास में जिसकी थ्योरी नहीं कवर की है, बट मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी कुछ थ्योरी को भी एक्सप्लेन करती चलूँगी तो जिससे आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे शुरू करते हैं। Which of the following biomolecule is more widely distributed in the cell? क्लोरोप्लास्ट, RNA, DNA और आपका है सेफ्रोस्मोम्स। तो जो आपका बायोमोलिक्यूल है जो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको हम बोलते हैं RNA। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आंसर हो जाएगा आपका बी, RNA। Which among the following is known as a white vitriol? जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक फॉस्फेट, जिंक ऑक्साइड। तो आपको पता है कि जिंक सल्फेट है जो उसको हम वाइट विट्रॉल कहते हैं। इसके अलावा आपके 2 विट्रॉल और होते हैं, ग्रीन विट्रॉल और ब्लू विट्रॉल। याद रख लेना, एक है आपका आयरन सल्फेट और एक है आपका कॉपर सल्फेट। Which of the following compound is not found in protein? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, हीलियम। तो आपका जो प्रोटीन होता है उसमें कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है और सल्फर भी पाया जाता है। हीलियम जो है वो आपका प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है विच इज़ नॉट फाउंड इन द प्रोटीन। Who was the first scientist to discover electron? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, JSGC बोस, JJ थॉमसन। तो इसका एक ट्रिक था, ईटा पर नाचे। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको टी इज़ थॉमसन, एक तरीके से JJ थॉमसन से उसको डिस्कवर किया था। P इज़ प्रोटॉन, उसको रदरफोर्ड ने, R इज़ फॉर रदरफोर्ड और N इज़ फॉर न्यूट्रॉन एंड च इज़ फॉर चैडविक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने, पर मतलब प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है वो हो जाएगा आपका JJ थॉमसन। Which of the following is the largest practical unit of mass? Slug, AMU, Hyper kg, CSL। तो यहाँ पर जो आपका लार्जेस्ट यूनिट है वो आपका हो जाएगा CSL। CSL की फुल फॉर्म बेसिकली होती है चंद्रशेखर, एक साथी है ये, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट जिसको हम बोलते हैं CSL। और जो आपकी मास की यूनिट है, और ये जो मास की यूनिट है ये आपके सन की मास की 1.4 टाइम्स होती है। उसके अलावा जो आपका AMU ऑप्शन में दिया गया है, AMU इज़ व्हाट? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट है जिसको हम AMU बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से डेल्टॉन भी बोलते हैं और इसमें आपका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को भी एक्सप्रेस किया जाता है। बट अगर हम लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट की बात कर रहे हैं तो वो आपका CSL हो जाएगा, चंद्रशेखर लिमिट यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना है इसको आप। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? तो बेसिकली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक टेम्परेचर होता है, मतलब एक टेम्परेचर और प्रेशर होता है जिसपे आपका लिक्विड, सॉलिड जो और सॉलिड आइस है, वाटर जो वेपर है, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच लिक्विड वाटर, सॉलिड आइस एंड वाटर वेपर कैन को एग्जिस्ट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वाटर के लिए जो आपका बेसिकली जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का वैल्यू होता है वो होता है आपका 273.16। ठीक है, तो केल्विन, इसका यू याद रखना, केल्विन होता है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच लिक्विड वाटर, जो आपका लिक्विड में वाटर होता है, सॉलिड आइस वाटर का ही एक फॉर्म है आइस, एंड वाटर वेपर, वाटर का ही एक फॉर्म है वेपर, कैन को एग्जिस्ट इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 273.16 केल्विन। What is the rate of acceleration produced by one dyne force acting on a body of mass 1 gram? The force ऑप्शन देखते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So the force is said to be 1 dyne if it is produced 1 centimeter
if it is produced 1 centimeter per square acceleration in a body of 1 gram, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ मास। तो जो आपका कह रहा है 1 ग्राम ऑफ मास और आपका जो आपका 1 डाइन है, तो 1 डाइन की जो डेफिनेशन होती है, जो उसके लिए जो एक्सेलरेशन है वो भी आपका क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखना, डाइन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, सॉरी फोर्स की जो यूनिट होती है आपका, बेसिकली जो फोर्स की यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, एम ए फॉर्मूला होता है। तो आप इसको क्या लिखते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आपकी जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और एक जो यूनिट होती है आपकी होती है डाइन। तो डाइन जो होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, उसके लिए आपका 1 ग्राम ऑफ मास पे अगर आपका जो फोर्स लग रहा है 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे 1 डाइन। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम and the external force applied? Directly proportional, inversely proportional, independent of each other, none of the above। तो आपको पता है कि जो मैंने आपको बताया था, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है m डॉट ए होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है न्यूटन की 3 लॉज, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। जो सेकेंड लॉ होता है वो बेसिकली आपकी वैल्यू बताता है m डॉट ए। ए इज़ एक्सेलरेशन एंड m इज़ मास। अब हम a को क्या लिख सकते हैं, यू नो दैट द एक्सेलरेशन वैल्यू इज़, उसको हम क्या लिखते हैं आपका v/t लिखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब जो ये m डॉट v है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम मोमेंटम लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें डेल भी लगा सकते हो, डेल v/डेल t, अगर हम शॉर्ट पीरियड के लिए ले रहे हैं। तो ये आपका m और डेल v क्या हो गया, ये आपका मोमेंटम p हो गया, ठीक है, और डेल p अपॉन और जो आपका टाइम है, ठीक है। तो कायदे से देखा जाए तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन t लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो मोमेंटम है वो आपका क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हुआ आपके फोर्स की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, तो ये आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द effect on velocity of the two bodies of equal masses when they undergo elastic collision in one dimension, remain same, get interchanged, become twice of the original velocity, become half of the original velocity। तो जब सेम इक्वल मास की जो दो बॉडीज़ हैं वो जब वो आपका इलास्टिक कोलिजन में जाती हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ठीक है, interchanged। Next question is, which of the following strain is produced in a body if the deforming force produces a change in the shape of the body without it change its volume? इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना। बेसिकली आपके 2 वर्ड्स आते हैं जो मैंने अपनी थ्योरी में नहीं पढ़ाया है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। इसके लिए बेसिकली एक हुक्स लॉ भी बनाया गया है जिसको कहता है, हुक्स लॉ जो आपको कहता है स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अभी मैं स्ट्रेस के बारे में बताऊंगी, स्ट्रेन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो आपका जो फॉर्मूला बेसिकली बन के आता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। इसको हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं एक तरीके से। तो स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली, एक तो इसका ग्राफ भी आप ध्यान रखना कि अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बढ़ता है, ठीक है। एक आपका स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ आपका स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है और एक टाइम पीक टाइम आता है जिसके बाद से आप जितना भी स्ट्रेस लगाओगे तो आपका स्ट्रेन घटता जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है।
आप समझो आपके पास कोई एक वायर है, ठीक है। आपको इस वायर पे अगर आप एक फोर्स लगा रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो बेसिकली, तो आप देखोगे कि जो ये आपका रॉड है ये क्या होगा, ये अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो इसी के अपोजिट एक फोर्स लगेगा, ठीक है। इंटरनल साइड में एक फोर्स लगेगा, ठीक है, जो इसको एक तरीके से रोकने की कोशिश करेगा, जो इसकी लेंथ में चेंजेस आएंगे उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो जो होता है आपका, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग इंटरनल फोर्स। इसको जो आपका एक एफ फोर्स लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स इसको कहते हैं, उसको उसके ही अपोजिट एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग इंटरनल फोर्स, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रेस होता है उसका हम फॉर्मूला बोलते हैं, आपका जो इंटरनल फोर्स लग रहा है, बेसिकली ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया, ये आपका स्ट्रेस होता है। अब हम स्ट्रेन को समझेंगे। जो स्ट्रेन यहाँ पे बात किया हुआ है कि चेंज इन द लेंथ, अगर हमारा फोर्स लगाने से जो भी आपका लेंथ में चेंज हुआ है, जैसे ये जो रॉड था, इसकी जो रॉड की लेंथ में चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो ये आपका बन जाएगा बेसिकली स्ट्रेन, ठीक है। अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस भी आपके बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, टेंशन, कंप्रेशन और शियर, ठीक है। अब इतना डीप मत जाओ, बस आपको नाम पता होना चाहिए। और सेम इसी तरीके से अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो आपका जो स्ट्रेन है वो भी बेसिकली आपका 3 टाइप का होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, ठीक है, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ भी एक तरीके से स्ट्रेन है। तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, which of the following strain is produced in a body if the deforming force produces a change in the shape of the body without changing its volume। यानी अगर हमारा कोई रॉड है तो उस पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को लगा रहे हैं तो उसकी शेप में चेंज होगा विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है लीनियर, वॉल्यूमेट्रिक, शेयरिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर उसमें लीनियर चेंज हो रहा है, यानी एक तरीके से लेंथ में चेंज हो रहा है, तो हम उसको एक तरीके से टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर उसकी लेंथ डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है, तो हम उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। और जो आपका शेयर स्ट्रेन होता है, सपोज उसमें अगर आपने फोर्स लगाया है तो उसके वॉल्यूम में ना चेंज होने की बजाय बेसिकली उसकी शेप में चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक में भी क्या होता है बेसिकली कि उसमें आपके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो होगा आपका शेयरिंग, ठीक है। ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसकी थ्योरी फिर भी अच्छे से पढ़ लेना, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ठीक है, और हुक्स लॉ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज द स्ट्रेस नोन एज व्हेन देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द वेरियस लेयर ऑफ सॉलिड? टेंजेंशियल, लीनियर, लेटरल, लॉन्गिट्यूडिनल। तो आंसर हो जाएगा आपका टेंजेंशियल। टेंजेंशियल में बेसिकली क्या होता है, टेंजेंट जो होता है इसमें क्या होता है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चेंजेस आएंगे वो आपका लेंथ में आएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टेंजेंशियल। Which of the following statement about pressure and stress is not correct? ठीक है, pressure is always normal to the area, ये सेंटेंस आपका सही है। प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। जो प्रेशर होता है वो आपका कंप्रेसिव नेचर का होता है। स्ट्रेस कैन बी नॉर्मल टेंजेंशियल टू द एरिया, स्ट्रेस इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। तो जो डी ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज वर्ड नहीं है, स्ट्रेस कैन बी कंप्रेसिव but it's not always. Stress can be normal, tangential as well as compressive। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। Next question is, which device is used to convert sound energy into the electrical energy? Solar, gramophone, microphone, लाउड स्पीकर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका होगा माइक्रोफोन, जो आपकी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। द डिवाइस डायनेमो इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो डायनेमो काम करता है वो बेसिकली करता है आपका कि एक सेकेंड, वो आपका करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ,
जो आपका बॉल पेन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लेंस लॉ, सरफेस टेंशन, डॉपलर इफेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो लेंस लॉ होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी भी सब्सटेंस को या कंडक्टर को तो उसमें करंट फ्लो करने लगती है, वो आपका लेंस लॉ है। डॉपलर इफेक्ट जो होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और कोई ट्रेन आ रही है तो जो ट्रेन की ओरिजिनल साउंड होगी और जो आप सुन रहे होंगे वो आपकी डिफरेंट होगी। जैसे जैसे ट्रेन पास आती जाएगी जो वो साउंड होता है वो आपका चेंज होता जाएगा। पास आती जाएगी तो साउंड आपका अच्छे से सुनाई देगा, मतलब तेज़ सुनाई देगा, और अगर आपसे दूर जा रही होगी ट्रेन तो साउंड आपका कम सुनाई देगा। ठीक है, दैट इज़ डॉपलर इफेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, जो आपको बेसिकली दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, G m1m2/r²। नाउ वी टॉक अबाउट द सरफेस टेंशन। सो द बॉल पॉइंट पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस टेंशन। द सरफेस टेंशन ऑफ द इंक विल डिसाइड हाउ effectively it spread itself. Surface tension is basically what? The property ना कि जो आपका होता है, जो आपकी लिक्विड होती है वो आपका बेसिकली मिनिमम एरिया आपका कवर करे। सो इफ द सरफेस टेंशन इज टू हाई द इंक वोंट स्प्रेड ओवर द बॉल प्रॉपरली। हाउएवर इफ द सरफेस टेंशन इज टू लो द इंक विल गेट स्पॉइल्ड ऑन द पेपर। तो जो बॉल फंक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है वो आपका सरफेस टेंशन पर काम करता है। Because of the red light is used for the signal, high frequency, high intensity, long wavelength, high refraction। तो जो आपका रेड लाइट यूज़ करते हैं हम सिग्नल पर वो आपका बेसिकली लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से यूज़ करते हैं। वेबग्योर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, एक सेकेंड, ये जो प्रिज्म्स था उससे लाइट आपकी निकल रही थी तो आपका ये वेबग्योर में हो रहा था, तो जो आर था रेड कलर था वो आपका ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा जो उसकी वेवलेंथ थी वो ज़्यादा थी। तो ये आपका जो सिग्नल पे जो लाइट यूज़ करते हैं वो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, रेड लाइट, इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं। Which of the following light wave is used for eliminating bacteria? Alpha rays, infrared, ultraviolet rays, microwave radiation। तो जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं वो बेसिकली आपकी बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं। Which of the following principles is associated with the optical fiber? Scattering, इंटरफ्रेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि स्कैटरिंग का मतलब क्या है, स्कैटर्ड हो जा रही है बेसिकली। इंटरफ्रेंस क्या है? इंटरफ्रेंस इज डिफरेंट वर्ड। जो आपकी ओरिजिनल सिग्नल है उसमें जो दिक्कत आती है, मतलब दिक्कत इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हो और बारिश हो जाती है तो आप देखते हो कि सिग्नल जो होता है, मैं लैंडलाइन फ़ोन की बात कर रही हूँ, वो आपका क्या होता है कि डिस्टॉर्ट कर जाता है बेसिकली। तो उसको हम इंटरफ्रेंस कहते हैं कि रेन की वजह से इंटरफ्रेंस हो गई। या आप एक तरीके से कहो जो पहले आप देखते थे ना एंटीना लगा होता था घर में, तो बारिश होती थी या कुछ होता था तो सिग्नल चले जाते थे, डिस्टर्बेंस है, इस काइंड ऑफ इंटरफ्रेंस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये आपका क्या होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है बेसिकली इसमें कोर और क्लैडिंग होता है। इंटरनल वाले पार्ट को हम कोर कहते हैं और आउटसाइडर जो पार्ट होता है इसको हम क्लैडिंग कहते हैं। और जो हमारी रेज होती हैं वो बेसिकली कोर के अंदर से पास होती हैं। तो ये जो फिनोमिना यूज़ करता है, मतलब लाइट जो इसके अंदर से पास होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यूज़ करती है। यानी ये सिग्नल यहाँ से गई, ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। ठीक है, अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, आपकी सिग्नल यहाँ पे कोर का ये आपका एरिया इससे टकराएगी और ये बाहर निकल जाएगी। तो ये बाहर निकल जाएगी तो ये ऑप्टिकल फाइबर में पास ही नहीं करेगी, तो ये आपका बेसिकली काम ही नहीं करेगा। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ऐसे इंटरनली रिफ्लेक्ट करते करते जो आपकी सिग्नल है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। विच टाइप ऑफ कोर प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट एनर्जी? कोल, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ब्यूटिमस। तो आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट है जो आपका ग्रेटेस्ट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन डू नॉट रीच द अर्थ बिकॉज ऑफ द लेयर। तो मैंने आपको बताया था आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आपकी जो बहुत सारी लेयर्स होती हैं उनके बारे में पढ़कर जाना। ये भी टॉपिक मेरे से स्किप हुआ है अभी, बट आप फिलहाल देख लो कि स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वहाँ पे जो ओजोन लेयर होती है वो आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आपका
बेसिकली रोकने का काम करती है, ठीक है। तो जो ओजोन होता है वो, ठीक है, ओजोन जो लेयर होती है बेसिकली वो आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकने का काम करती है। तो ये ओजोन लेयर एज अ गुड वर्क करती है। बट मैंने आपको पॉल्यूशन में भी एक ओजोन बताया था, ओजोन गैस के बारे में बताया था, ठीक है, वो आपका एज अ हार्मफुल सब्सटेंस है। तो ये डिफरेंस आप याद रख लेना कि ऐसा ना हो कि आप कह देना कि ओजोन लेयर आपकी बेकार है। ओजोन जो लेयर है वो आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकने का काम करती है, तो वो गुड वर्क करती है, जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। Which metal is used for the manufacturing of heating element used in the electric iron? इलेक्ट्रिक आयरन जो आप प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा मटेरियल होता है? मेटल होता है क्रोमियम, नाइक्रोम, लेड, निकल। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइक्रोम, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। Which device is used to measure the speed of wind? एटीमीटर, एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, क्रोनोमीटर। आंसर आपको पता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। आपका एनीमोमीटर है जो आपका विंड की स्पीड को मेजर करने का काम करता है। कलर ऑफ द लाइट इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, नन ऑफ द अबव। तो जो लाइट का कलर है बेसिकली वो आपका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। याद रखना, जो आप देखते थे ना वेवलेंथ में चेंजेस आ रहे होते हैं, बेसिकली जो हम वेबक्यूर की बात करते हैं वहाँ पर आपका बेसिकली जो आपका होता है वो आपका वेवलेंथ में, या एक तरीके से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। Which of the following is used for sunglasses? क्रूक ग्लासेस, पायरेक्स ग्लासेस, क्रिस्टल ग्लासेस, नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा आपके जो क्रूक्स ग्लासेस हैं वो आपके सन ग्लासेस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडे डियर स्टूडेंट। आज ये जो आपका लेक्चर बना है थोड़ा सा छोटा बना है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड। मैं नेक्स्ट कल जो सेशन लाऊंगी वो आपकी मैराथन क्लास में आपके उसमें 100+ क्वेश्चंस होंगे और नए क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा और आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना सो दैट कल की आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।